रीमा नाम की एक औरत थी। वो शहर में अकेले रहती थी और उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो बहुत मेहनत से अपनी नौकरी करती थी और पैसा जमा करने की कोशिश कर रही थी। एक रात रीमा अपने जमा किए हुए पैसे गिन रही थी और गिनते गिनते वो सोचने लगती है, बड़ा समय हो गया मुझे काम करते करते, पर अभी भी ज्यादा पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। जिस दिन मैं 5 लाख रुपए जमा कर लूंगी, मैं और राजीव मिलकर शादी कर लेंगे, फिर उसके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी रीमा के दरवाजे की घंटी बजती है। हाँ, अभी आई। अब इस समय कौन आया होगा? रीमा दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर राजीव खड़ा है। अरे राजीव, तुम हो? आओ ना, अंदर आओ। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, और भला क्या सोच रही थी तुम रीमा? और क्या सोचूंगी, बस हमारी शादी के बारे में राजीव। पता है, मैंने 2.5 लाख रुपए जमा कर लिए। अब बस बाकी के 2.5 लाख अगर जमा हो जाए तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। राजीव, चलो ना, मुझे भी बाहर जाने का मन कर रहा है और आज हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे। बड़े दिन से वहां नहीं गए ना। रीमा और राजीव बाहर डिनर पर चले जाते हैं और फिर रीमा देर रात को अपने घर लौटती है। वो इतना थक जाती है कि सीधा अपने बेड पर लेटकर सो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने कोई प्लेट जमीन पर पटक कर तोड़ दी हो। इससे वो झटके से उठ जाती है। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी? क्या मेरे घर में कोई घुस गया है? हे भगवान, किचन में जाकर देखना पड़ेगा। रीमा पास में रखा एक बैट उठा लेती है और धीमे से किचन की लाइट जलाकर वहां देखती है। वहां पर कोई नहीं था, मगर एक प्लेट वाकई में जमीन पर गिरी पड़ी थी। अरे ये क्या, ये प्लेट भला नीचे कैसे गिर गई? मैंने तो इसे ऊपर रखा था और दरवाजा भी बंद है, तो कोई बिल्ली भी नहीं आ सकती है। रीमा उस प्लेट को उठाकर साफ करने लगती है, मगर तभी पीछे से कोई उसे चाकू से मार देता है। रीमा को इतनी गहरी चोट लगती है कि वो तुरंत ही मर जाती है। उस आदमी ने मास्क पहन रखा था, इसीलिए रीमा उसका चेहरा भी नहीं देख पाती है और वो आदमी भाग जाता है। मरने के बाद रीमा एक चुड़ैल में बदल जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? कौन है वो जिसने मुझे मारा? कौन है मेरा कातिल? मुझसे आखिर किसको दुश्मनी होगी? रीमा चुड़ैल वहां खड़े होकर ये सोच ही रही थी कि तभी कोई घर के अंदर आ जाता है। ये कोई और नहीं, राजीव था। राजीव को देखकर चुड़ैल छिप जाती है। रीमा, रीमा, कहाँ हो तुम? देखो 12 बज गए और आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज केक लेकर आया हूँ। अरे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन था, मगर राजीव अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने मेरे जन्मदिन के दिन ही मार दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। राजीव किचन तक आता है और वहां पर रीमा की लाश को देखकर वो चौंक जाता है। राजीव रोने लगता है और जल्दी से पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है और वो रीमा की लाश को वहां से ले जाती है। चुड़ैल छिपकर ये सब होते हुए देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो क्या करे। भला मुझे कोई क्यों मारेगा? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और अगर ये किसी चोर का काम है तो उसने घर से कुछ चुराया क्यों नहीं? मुझे कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, अब शायद पुलिस ही इसका पता लगाएगी। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। आखिर में वो यही कह देती है कि ये किसी चोर ने किया। लेकिन चुड़ैल जानती थी कि ये किसी चोर का काम नहीं था। वो ठान लेती है कि अब अपने कातिल का पता लगाकर रहेगी। चुड़ैल उसी घर में रह रही थी जहां उसकी हत्या हुई थी। एक दिन अचानक से वहां कोई रहने आ जाता है। वो एक लड़की थी और उसका नाम श्रेया था। अरे ये कौन है और ये मेरे घर में क्यों रहने आ गई है? आखिर क्या माजरा है? वाह वाह, अच्छा है मुझे इतने सस्ते में ये घर मिल गया। अगर राजीव मेरी मदद न करता तो मुझे इस अनजान शहर में इतना सस्ता घर मिल ही नहीं पाता। क्या राजीव ने इसे ये घर दिलवाया? पर क्यों? नहीं नहीं, जरूर राजीव इसकी मदद कर रहा होगा। मुझे ये लड़की सीधी भी लग रही है, तो क्यों ना मैं इसी से मदद मांगू। शायद ये मेरा असली कातिल ढूंढने में मदद करे। उधर श्रेया घर की सफाई में लगी हुई थी। तभी अचानक से चुड़ैल का सारा सामान अपने जादू से इधर उधर फेंकने लगती है। इस चीज से श्रेया बहुत डर जाती है। ये क्या हो रहा है? ये सामान अपने आप कैसे उड़ रहा है और इधर उधर गिर रहा है? तभी चुड़ैल श्रेया के सामने आ जाती है। चुड़ैल, भागो, ये घर तो भूतिया है, तभी इतने सस्ते में मिल रहा था। भागो। नहीं, रुक जाओ, अगर तुम भागी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे वो तो अगर मैं यहाँ रुकी तब भी तुम मुझे मार ही दोगी ना। नहीं, तब मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या शर्त? कैसी शर्त? मेरा नाम मरने से पहले रीमा था। तेरे आने से पहले मैं इस घर में रहती थी और किसी ने मुझे मार दिया। कुछ ही समय में राजीव से मैं शादी करने वाली थी। मैंने उससे शादी करने के लिए पैसे भी जमा किए थे। ये सुनकर श्रेया हैरान रह जाती है।
क्या? ये तुम क्या कह रही हो? राजीव से तो मेरी शादी होने वाली है। उसके घर वालों ने उसकी शादी मुझसे तय की है और मैंने तो इससे पहले कभी राजीव के मुंह से रीमा नाम तक नहीं सुना। ये सुनकर चुड़ैल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। उसे लगने लगता है कि राजीव ने उसे बेवकूफ बनाया और शायद उसी ने उसे मारा भी। नहीं, ये सच कैसे हो सकता है? राजीव तो मुझसे प्यार करता था। वो मेरे जन्मदिन की रात मेरे लिए केक लेकर भी आया, मगर किसी ने मुझे मार दिया, यानी कि वो हम दोनों को ही धोखा दे रहा था। तुम एक काम करो, तुम उसे अभी के अभी घर बुलाओ और उससे ये सब पूछो, मगर उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, बस तुम मुझे कुछ मत करना। चुड़ैल के कहने पर श्रेया राजीव को घर बुलाती है। क्या हुआ श्रेया, तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे अचानक से क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, मगर राजीव, ये रीमा कौन है? श्रेया के मुंह से रीमा का नाम सुनकर राजीव चौंक जाता है। वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें रीमा के बारे में किसने बताया श्रेया? वो जरूरी नहीं, मगर अब तुम मुझे सब सच बताओ। मुझे माफ कर दो श्रेया, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन असल में मैं रीमा से ही प्यार करता था। घर वाले मेरी उससे शादी के खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा से ही तुम्हें पसंद कर लिया था। उन्होंने रीमा से शर्त रखी कि अगर वो 5 लाख रुपए दहेज के लिए जमा कर लेगी तब वो हमारी शादी करा देंगे, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन था कि रीमा इतने पैसे इतनी जल्दी जमा नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, जबकि रीमा ने आधे पैसे जमा भी कर लिए थे। अच्छा ठीक है राजीव, अब तुम जाओ, मुझे घर की सफाई करनी है। राजीव श्रेया की बात सुनकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही श्रेया चुड़ैल से कहती है, देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें राजीव के घर वालों ने मरवाया है। क्या? ये तुम कैसे कह सकती हो? अरे वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी राजीव से शादी हो और तुमने काफी पैसे भी जमा कर लिए थे। अगर तुम पूरे पैसे जमा कर लेती तो उन्हें तुम्हारी शादी राजीव से ही करानी पड़ती, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ही मरवा दिया और अपना काम आसान करवा दिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम तो काफी समझदार हो। हाँ, मैं एक वकील हूँ, समझदार तो होंगी ही ना। अब जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। चुड़ैल सीधा राजीव के घर पहुंचती है और वहां देखती है कि राजीव के मम्मी पापा उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। अरे राजीव के पापा, हमें अभी कितने लोगों के घर जाकर शादी का आमंत्रण पत्र देना है और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। अगले महीने की शादी है, बहुत काम है। राजीव की माँ किचन में चाय बनाने चली जाती है, मगर तभी उन्हें राजीव के पिता की चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, ये आवाज कैसी? राजीव की माँ जल्दी से जाकर बाहर देखती है तो लिविंग रूम में एक चुड़ैल ने राजीव के पिता का गला पकड़ रखा था। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? अपनी बेटी की शादी किसी और से कराने के लिए मुझे ही मार डाला। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? हमने किसी को नहीं मारा, मेरे पति को छोड़ दो। अरे मैं कोई और नहीं रीमा हूँ और मुझे तुम दोनों की सच्चाई अब पता चल चुकी है कि तुम दोनों ने ही मुझे मरवाया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि राजीव की जिद के आगे तो हम हार गए थे। उसने कहा था कि उसकी अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा, इसीलिए हम पहले ही मान गए थे। हमने तुम्हें नहीं मरवाया बेटा। चुड़ैल ये सुनकर दंग रह जाती है। वो राजीव के पापा को छोड़ देती है और घर से बाहर निकल आती है। अगर इन्होंने मुझे नहीं मारा तो फिर किसने? और आखिर में चुड़ैल को सब समझ आ जाता है कि उसे किसने मारा। वो सीधा अपने घर वापस पहुंचती है। चुड़ैल श्रेया को अपने जादू से हवा में उड़ा देती है और फिर उससे पूछती है, सच बता श्रेया, ये सब तेरा ही किया धरा था ना? पहले तूने ही मुझे मरवाया और जब तुझे पता चला कि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ तो तूने राजीव के मम्मी पापा को ही फंसा दिया। हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा ताकि राजीव सिर्फ मुझसे ही शादी करे, क्योंकि उसके घर वाले भी उसकी बात मान गए थे। और फिर जब तुम चुड़ैल बन के आई, मुझे लगा तुम सच जान गई तो मुझे मार दोगी। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे अपने कातिल का पता चल चुका था और वो श्रेया को मार देती है। ऐसा करते ही उसे भी मुक्ति मिल जाती है और वो गायब